एक छोटा सा घर। गीता घर के अंदर काम कर रही थी जबकि रमेश मिट्टी के दिए बना रहा था। पिंकी पास में खेल रही थी। घर में गरीबी साफ झलक रही है। घर की दीवारों पर दरारों के निशान और टूटी फूटी छत से पता चलता है कि गरीबी से गरीब परिवार कितना जूझ रहा था। रमेश, सुना है इस साल बाजार में दिए की बिक्री ज्यादा नहीं हो रही। पहले से ही कमाई इतनी कम है, अब क्या होगा। दिवाली भी आने वाली है और घर में इतने सारे दिए पड़े हैं, कोई सादा दिए खरीद ही नहीं रहा जब से बाजार में चमकीले और रंगीन दिए आए हैं। हाँ गीता, मालूम है, लेकिन मैं क्या करूं, यही एक काम आता है मुझे। उम्मीद है इस बार कुछ अच्छे ग्राहक मिल जाएंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। माँ, इस बार मुझे दिवाली के लिए नए कपड़े चाहिए। सब बच्चे पहनते हैं नए कपड़े, प्लीज मुझे भी दिलवा दो ना। और बम पटाखे भी चाहिए। पिछली बार तो आपने मुझे कुछ भी नहीं दिलाया था, इस बार तो आप मुझे दिलवा दोगी ना। पिंकी, इस बार शायद नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता है घर के हालात कैसे हैं। जब तक कुछ पैसे नहीं आते हम कैसे नए कपड़े खरीदें, और फिर काम भी तो बहुत मंदा चल रहा है। हर बार आप यही कहते हो माँ, मुझे इस बार नए कपड़े चाहिए। इस बार आप मुझे नए कपड़े दिलवाओगी, वरना मैं दिवाली नहीं मनाऊंगी। इसे समझाना आसान नहीं है गीता, लेकिन मैं कुछ करता हूँ। आज जितने दिए बनाए हैं उन्हें बेचने बाजार जा रहा हूँ। शायद कुछ आज अच्छा हो। अब बाजार में ज्यादा ग्राहक आते हैं तो शायद हो जाए थोड़ा बहुत जुगाड़ पैसों का। लेकिन तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है रमेश, पहले कुछ खा लो। भूखे पेट इतनी मेहनत मत करो, तबीयत खराब हो सकती है। भूख की चिंता मत करो गीता, दिए बेच कर लौटूंगा, फिर हम सब साथ में खाएंगे। क्या पता आज का खाना रात में हम अच्छा खा पाए। ऐसा बोलकर रमेश अपने सिर पर मिट्टी के दिए की टोकरी रखता है और बाजार की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो बाजार पहुंचता है तो वहां पर सुबह से दोपहर और दोपहर से सुबह तक दिए बेचने के लिए धूप में बैठा रहता है। लेकिन लोगों को मिट्टी के सादा दिए पसंद नहीं आते, वो तो रंगीन दिए ही खरीदते हैं। अभी तक एक भी दिया नहीं बेच सका। लगता है आज रात भी सूखी रोटी प्याज के साथ खानी होगी। मैं तो इतना भी कमा नहीं पाता कि तीज त्योहार पर अपने परिवार को देख सकूं। रमेश बेचारा बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका काम नहीं चलता। सारा दिन बाजार की भीड़ भाड़ और रौनक के बीच उसके हाथ 1 रुपया नहीं लगता। आखिर में हारा थका रमेश सिर पर दिए का टोकरा उठाए घर की ओर वापस जा रहा होता है। वो बेहद कमजोर और थका हुआ दिख रहा है। रास्ते में सड़क क्रॉस करते समय उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लगता है थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। शायद कुछ न खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। घर पर तो अभी कुछ बना भी नहीं होगा। गीता भी मेरे आने का इंतजार कर रही होगी। रमेश अपनी ख्याली दुनिया में खोया था कि तभी अचानक से एक गाड़ी तेज रफ्तार में आती है और रमेश को टक्कर मार देती है। आसपास के लोग दौड़कर उसकी मदद करते हैं। अरे भाई, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, ये तो बुरी तरह से घायल हो गया है। हे भगवान, जरा देखो, वो गाड़ी वाला भी भाग गया, किसी ने उसका नंबर भी नोट नहीं किया। अरे ये सब बाद में देख लेना, पहले थोड़ा जल्दी से इस आदमी को उठाओ और जल्दी करो भाई, गाड़ी बुलाओ, हालत ज्यादा खराब लग रही है, बहुत खून फैल रहा है इसका। लोग रमेश को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। गीता को खबर मिलती है और वो दौड़कर कहाँ है मेरे पति, कोई बताओ कहाँ है मेरे पति, क्या हुआ है उनको। एक नर्स गीता को रमेश के पास ले आती है। हॉस्पिटल में रमेश के बेड के पास गीता खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू है। डॉक्टर उससे बात कर रहा है। रमेश की हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है। काम पर जाने की कोशिश ना करें, वरना उनकी हालत और बिगड़ सकती है। थोड़ा इनकी हालत के चलते खाने पीने पर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा घर इन्हीं के काम पर चलता है। रमेश अगर काम नहीं करेंगे तो हम कैसे जिएंगे। मुझे समझ है, लेकिन अगर आप उन्हें अभी आराम नहीं देंगे तो उनकी हालत और गंभीर हो सकती है। अभी कुछ दिन उन्हें काम से दूर रखना होगा, वरना ठीक होने में उन्हें बहुत ज्यादा समय लग सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। गीता कुछ दिन हॉस्पिटल में रमेश का ख्याल रखती है। एक दिन गीता के साथ रमेश अस्पताल से अपने घर लौट आता है, लेकिन उसके हाथ और पैरों में पट्टियां बंद हैं। वो बेड पर लेटा हुआ है। गीता और पिंकी उसके पास बैठे हैं। गीता की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। पापा, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े दिन आराम करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक हो जाएगा। अब क्या होगा रमेश? तुम्हारे बिना घर कैसे चलेगा?
दिए तो पहले से ही पड़े हैं और अब उन्हें बेचने वाला भी कोई नहीं है। घर में राशन भी नहीं है। पिंकी के स्कूल की फीस को गई 4 महीने हो गए हैं। मेरे सिर में ये परेशानियों को सोचते सोचते दर्द होने लगता है। गीता, मुझे माफ कर दो। मैं इस हालत में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। तुम कुछ रास्ता निकालोगी, मुझे यकीन है। तुम इस घर को संभाल सकती हो, बस अपने ऊपर भरोसा करो। रमेश के ये कहने पर गीता बहुत सोचती है और सारी रात सोचने के बाद आधी रात को गीता एक फैसला लेती है। अब घर में खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं, बस कुछ दिए पड़े हुए हैं। मैं कल बाजार जाकर उन्हें कम पैसों में बेच दूंगी। कम से कम थोड़ा बहुत तो राशन आ ही जाएगा हमारे घर के लिए। अगले दिन सुबह गीता घर के सारे काम करती है और समय से वो सारे दिए टोकरी में भरकर गीता अपने घर के दिए बेचने बाजार आ जाती है। वो बेहद असहाय महसूस कर रही है क्योंकि हर कोई 10 के 3 दिए बेच रहा है और उसे मजबूरी में 10 के 5 दिए बेचने पड़ रहे हैं। भाई साहब, ये दिए बहुत अच्छे हैं। सिर्फ 10 रुपए में 5 दिए दे रही हूँ। ये ले लीजिए, आपको मेरी दुकान पर बहुत फायदा होगा। सब तो 10 के 3 दे रही हैं, तुम 5 क्यों दे रही हो? वैसे तो खरीदने पर मेरा ही फायदा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खराब दिए हो जो तुम मुझे सस्ते में दे रही हो? घर की हालात बहुत खराब है बहन जी। पति की तबीयत खराब है, उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मेरा पति अब बिस्तर में है, कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए मजबूरी में सस्ते बेच रही हूँ। आप ले लीजिए, मेरी बहुत मदद होगी। जो पैसे कमाऊंगी उससे मैं घर का राशन ले आऊंगी। ठीक है, दे दो। गीता भारी मन से और भी दिए बेचती है, लेकिन उसे घाटा हो रहा है। फिर भी अपना और अपनी बेटी और पति का पेट भरने के लिए वो घाटा भी बर्दाश्त करती है। ऐसे ही सारा दिन मेहनत करने के बाद गीता थकी हारी बाजार से लौट रही है। घर में रमेश और पिंकी उसका इंतजार कर रहे हैं। आज बहुत मुश्किल से कुछ पैसे मिले हैं रमेश। लोग 10 के 3 दिए बेच रहे थे, इसलिए मुझे 10 के 5 देने पड़े। बहुत नुकसान हो रहा है। मैं क्या कहूँ गीता, मुझे माफ कर दो। अगर मैं ठीक मैं क्या कहूँ गीता, मुझे माफ कर दो। अगर मैं ठीक होता तो ये दिन तुम्हें कभी न देखने पड़ते। तुमने तो कुछ गलत नहीं किया रमेश, सब हालात की मार है। हम कुछ करेंगे, हमें कुछ करना ही होगा। बस ऊपर वाले पर भरोसा करो। गीता इधर अपने पति रमेश को समझा रही होती है, वहीं पिंकी अपनी सहेली राधा के साथ बैठी है। वो राधा से एक आइडिया शेयर कर रही है। राधा, क्या तुम मेरे लिए एक पंपलेट बना सकती हो? तुम्हारे पास भी कंप्यूटर है ना? मेरी बहुत अच्छे दिए बनाती है, लेकिन अब लोग खरीद ही नहीं रहे। अगर हम पंपलेट बना देंगे तो शायद ज्यादा लोग जान सके और हमारे घर से दिए खरीदें, और हमारे दिए बेचने के काम में थोड़ी तरक्की भी हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, मैं कल ही तुम्हारे लिए पैम्पलेट बना दूंगी। उसमें क्या लिखना है वो तो मुझे बता देना। कल ही तुम्हारी माँ पूरे गाँव में फेमस हो जाएगी। लिख दो, गीता की छोटे दिए की दुकान। सस्ते और सुंदर दिए यहाँ मिलते हैं, और नीचे हमारे घर का पता लिख देना। इस तरह राधा उस दिन ही पैम्पलेट बनवा लेती है, जिसके बाद वो बाजार जाती है। पिंकी और राधा पैम्पलेट बांट रही होती है। गीता अपनी दुकान के पास बैठी है और धीरे धीरे लोग उसके दिए खरीदने आ रहे हैं। गीता हैरान और खुश होती है। हमें आपके दिए के बारे में पंपलेट से पता चला, बहुत अच्छे दिए हैं। हमें 50 दिए चाहिए। हाँ हाँ जरूर, लीजिए, ये रहे दिए। मैंने भी पंपलेट से देखा था, हमें भी 100 दिए चाहिए दिवाली के लिए। आप कितने में दे रही हैं? 10 के 3, लेकिन आप ज्यादा ले रही हो तो थोड़ी छूट दे दूंगी। धीरे धीरे और भी लोग आते हैं। गीता के पास अब बहुत सारे ऑर्डर आने लगते हैं। रमेश और पिंकी दोनों खुश हैं। रमेश घर पर बैठा बैठा मिट्टी के दिए तो बना ही लेता है और गीता उन्हें बाजार में बेच देती है। पिंकी अपनी सहेली के साथ मिलकर सबको पैम्पलेट देती है, जिसके चलते दिवाली पर गीता बहुत फेमस हो जाती है। इसी के चलते घर की हालत सुधरने लगती है। दिवाली की रात, घर में रोशनी है। पिंकी ने नए कपड़े पहने हुए हैं और गीता के चेहरे पर संतोष है। रमेश भी ठीक हो चुका है और सब साथ में बैठकर दिए जला रहे हैं। माँ देखो, कितनी अच्छी दिवाली हो रही है। सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे पास नए कपड़े हैं और घर में इतना स्वादिष्ट भोजन। मेरी प्यारी बेटी, हमारी ये दिवाली इस बार तुम्हारी वजह से बनी है।